चलो जी, इसका स्टार्ट। कल हम लोग पढ़ चुके थे, कहाँ तक हो गया था कल लास्ट क्लास में? सर कल कुछ क्वेश्चन दिए थे लास्ट में। लास्ट में क्वेश्चन क्या था? P vector equal to 6 kg meter per second, 60 degree west of north. अच्छा, ये डायरेक्शन वाला है ना, हो गया था सारा। Yes sir. ओके, तो आज हम लोग करेंगे क्या? एंगल बिटवीन वेक्टर, उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, है ना। चलो जी, देखो, तो ऐसा बताया गया था कि अगर कोई वेक्टर, ठीक है, एक लास्ट कर लेते हैं रिवीजन के लिए। अगर कोई वेक्टर इधर रहे, क्या इधर क्या होता है? ईस्ट होता है, इधर क्या होता है? नॉर्थ, इधर क्या होता है? वेस्ट, इधर क्या होता है? साउथ, ठीक है ना। अगर किसी वेक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस वेक्टर में ये दिया रहे कि सर ये एंगल है कितना? 30 डिग्री, और ये ए बराबर है वेक्टर ए इज इक्वल टू 30 मीटर। तो इसको हम लोग कैसे लिखते थे? ए इज इक्वल टू क्या जी? 30 मीटर, है ना, कॉमा 30 डिग्री, जितना एंगल रहेगा 30 डिग्री, और उसके बाद 30 डिग्री किधर? तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये होता था तरीका लिखने का, ठीक है। चलो, एक तो ये हो गया, सब लोग छाप भी लेंगे साथ में। और अगर ऐसे दिया रहे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू है, चलो वेक्टर एफ यानी फोर्स इज इक्वल टू है 60 न्यूटन, है ना, कॉमा देके 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। तो इसको अगर क्या करना है? प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले बना लेंगे ये, है ना, क्या है ये? इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, और ये क्या है? साउथ। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पहले देखेंगे 60 न्यूटन है, साउथ और वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट ढूंढ लेते हैं। ये है साउथ वेस्ट हमारा। अच्छा, अब इसी के बीच तो बाद में कौन आया है? वेस्ट आया है। तो बाद में वेस्ट आया है, तो वेस्ट की तरफ जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ये देखो वेस्ट के साथ 30 डिग्री, और ये क्या है? वेक्टर एफ इज इक्वल टू है कितना डिग्री, सॉरी कितना न्यूटन? 60 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आया? चलो जल्दी जल्दी सब लोग बता दो, ये आपको समझ में आ गया? Yes sir. यस सर। चल, नोट कर लीजिए, जल्दी इसको नोट कर लो, तो जल्दी इसको नोट कर लो। हो गया? जल्दी करो। Yes sir हो गया। अच्छा, अब देखो, एक्सिस के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है। एक लास्ट है, उसको देख लो। अगर एक्सिस में लिखना हो, ठीक है, अगर एक्सिस में लिखना हो, ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा होता है? वाई। ये नेगेटिव वाई होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ठीक है, ये सबको पता है। अगर कोई वेक्टर दिया रहे इधर से, ये 60 डिग्री पे है ना, ए इज इक्वल टू 10 मीटर, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। तो इसमें कैसे लिखेंगे? ऐसा सीधा लिख देंगे डायरेक्टली, ए इज इक्वल टू 10 मीटर एट 30 डिग्री। लेकिन सोचो, इसी को अगर बाई एक्सिस से ऐसे दिया रहता, तब आपको पूरा ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ लिखना होगा। अगर एक्स से देखो, एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया रहेगा, तो सिर्फ इतना लिख देंगे, ए इज इक्वल टू 10 मीटर है 30 डिग्री। लेकिन अगर वाई से दिया रहेगा, है ना, तो इसी चीज को कैसे लिखा जा सकता था? ए इज इक्वल टू 10 मीटर, है ना। उसके बाद क्या लिखते हैं? एट कितना डिग्री? कितना डिग्री हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा इधर से। अगर इधर से 60, तो ये कितना हो जाएगा? 30। तो लिखते हैं एट 30 डिग्री, है ना। अच्छा, कहाँ से? तो फ्रॉम, फ्रॉम लिखना पड़ेगा, कहाँ से? तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना। किस डायरेक्शन में है? तो क्लॉक वाइज, है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस क्लॉक वाइज, CLOC के क्लॉक वाइज, है ना। ये फॉर्म लिखा जाता है। देखो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कभी भी एंगल दिया रहे ना, तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल दिया रहे तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एंगल लिख दो। क्या लिख दोगे? सिर्फ एंगल लिख दोगे। तो देखो, ए इज इक्वल टू 10 मीटर एट 30 डिग्री। तो ये देखो, अगर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी होगा तो किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख दोगे एट 30 डिग्री। तो इसमें इंक्लूड होता है, अंडरस्टूड होता है क्या चीज, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर और किसी एक्सिस से हम लोग लिखेंगे, सपोज करो वाई एक्सिस से लिखे, तो वाई एक्सिस से जब लिखा गया तो आपको बताना पड़ेगा कि कहां से है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस से है ना। कैसे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो कहेंगे क्लॉकवाइज है। तो अगर एक्स एक्सिस के अलावा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अलावा कभी भी आप लिखेंगे ना, तो हमेशा पूरा ओरिएंटेशन बताना पड़ेगा उसका कि किस एक्सिस से ले रहे हैं, और साथ में डायरेक्शन बताना पड़ेगा आपको कि किस डायरेक्शन में आपने कैलकुलेट किया, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया। क्या ये बात समझ में आया आपको? जल्दी बता दो सब लोग, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सबको क्लियर है? सब लोग बोलेंगे? सबको क्लियर है? सब लोग बोलेंगे? सर एक बार जैसे फिर से यहाँ पे एक समझा और दीजिए। है, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है, मान लो हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक कोई वेक्टर दिया है, चलो फोर्स इज इक्वल टू है 10 न्यूटन, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक। तो इसको देखो दो तरीके से लिखा जा सकता है। क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, अगर देखो यहाँ से एंगल मेजर किया जाए, हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेजर करें, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करें। तो देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया। अगर ऐसा होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो किसी चीज को लिखने का जरूरत नहीं है, किसी चीज को लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एंगल लिख देंगे। मतलब एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिख दिए, और एंगल कितना है, तो सर ये 90 और ये 30, कितना हो जाएगा 120 एट 120 डिग्री। ये अब इतना लिख दिए हो ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है और कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन सोचो अगर यहाँ से लिखना होता, अगर इसको इसी को दूसरे तरीके से लिखते तो क्या लिखते, आपको लिखना होता है एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, और एंगल लिखते एट 30 डिग्री फ्रॉम, कहां से 30 डिग्री, कहां से, देखो एक्स एक्सिस के अलावा किसी से लिखोगे तो एक्सिस एक्सिस सारा बताना पड़ेगा। तो फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, अब किस डायरेक्शन में ये भी बताना पड़ेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, बताओ क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, जैसे है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में है ना, घड़ी ऐसे चलता है ना, क्लॉकवाइज जैसे घूमता है, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो लिखते हैं फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACW को एंटी क्लॉकवाइज और CW को क्लॉकवाइज। बोलो अब समझ में आया? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल मेजर रहेगा तो आपको किसी चीज को लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या लिखेंगे, उसके एंगल को लिख देंगे। तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आया है, किससे आया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आया है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया। देखो तो इसमें अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो किसी चीज को लिखने का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ये लिख दोगे। लेकिन अगर वाई एक्सिस से लिखना होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि देखिए फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज होता तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते। क्या कुछ बात समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो सब लोग। अरे बोलो, सुन रहे हो कि नहीं? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट और लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मान लो यहाँ पे 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ से ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मेजर कर लो, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये 180 और ये कितना हो जाएगा बताओ, 180 और ये 60 तो 240 हो जाएगा। ये टोटल एंगल कितना होगा, 240 होगा कि नहीं होगा, पहले ये पता चला, ये टोटल एंगल कितना होगा 240। कैसे सर, ये 90 और ये कितना 60 है ना, ये 90 और ये कितना 60, तो कितना हो गया 90 + 60 कितना 180। तो हम इस वेक्टर को देखो, मान लो ये है मोमेंटम दिया हुआ है 18 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, दो तरीके से लिखो। तो पहला लिख सकते हो सर P इज इक्वल टू, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू 18 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये लिख दिया मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन लिखो, ठीक है। अगर यहाँ से डायरेक्टली लिख दोगे, यहाँ से डायरेक्टली एंगल लिखोगे तो किसी चीज को लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा लिख दो एट
240 डिग्री। तो 240 डिग्री का मतलब अंडरस्टूड हो गया कि कहाँ से है ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है ये, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाला मत लेना, अगर ये वाला लेंगे आप क्लॉकवाइज वाला, अगर तो ये वाला कोई लिख दिया है ना, तो ये एंगल कितना होगा, 240 120 होगा ये वाला एंगल। देख लो यहाँ से यहाँ 90 और ये 30, तो 120 हो जाएगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा, देखो इसी चीज को और कैसे लिख सकते थे, 18 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, एट 120 डिग्री, है ना, फ्रॉम। अब देखो क्लॉकवाइज में क्योंकि लिखे हैं तो सारा कुछ बताना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिखेंगे तो कुछ नहीं बताना पड़ेगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे चाहे वो एक्स से हो या वाई से हो, एक्स से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी लिखेंगे तो किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा क्लॉकवाइज भी कर देंगे तो फिर आपको सारा कुछ लिखने का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो ये देखो 120 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख रहे हो 18 kg मीटर पर सेकेंड एट 120 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा किस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज, है ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखो। अच्छा इसी को और भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो P इज इक्वल टू, अगर सिर्फ देखो यही वाला सिर्फ ऐसा है, यही वाला सिर्फ ऐसा है जिसमें कुछ नहीं लिखने का जरूरत पड़ता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन उसके अलावा कहीं भी लिखोगे तो सारा कुछ लिखने का जरूरत पड़ेगा। अब देखो इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, सर बाई एक्सिस से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बाई एक्सिस से देखा जाए, है ना, बाई एक्सिस से देखा जाए तो ये कितना एंगल बनेगा बताओ तो 90 यहाँ से यहाँ तक और 60 कितना हो जाएगा 150। तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू 18 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, कितना डिग्री पे है ये, कितना डिग्री पे है ये, तो 150 डिग्री पे, तो लिखेंगे एट 150 डिग्री, एट 150 डिग्री, कहाँ से, फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा और क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ACW। क्या बात समझ में आया, इसी को और कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं और देखो तो P इज इक्वल टू, अगर नेगेटिव बाई एक्सिस से लिखना होगा तब, तो P इज इक्वल टू 18 kg मीटर पर सेकेंड, राइट। अब ये डायरेक्शन के साथ आपको लिखना है, 18 kg मीटर पर सेकेंड, बताइए कितना डिग्री पे, एट कितना डिग्री 30 डिग्री, है ना, कहाँ से है 30 डिग्री, फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, तो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया बाबू सबको, यस सर। अरे सबको समझ आया, जल्दी बोलो, एक बच्चा बोलता है बाकी सब पता नहीं कहाँ रहता है। यस सर। चलिए तो छाप लीजिए, तो ये वाला सब समझ में आ गया, ऐसा वाला कर लेंगे, चलो जल्दी छाप दो। मिटा दें, मिटा दें, यस सर। नो सर। नो सर। यार जल्दी करो। हो गया, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हेडिंग लगा दो सब लोग, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, लगा दी हेडिंग। यस सर। दो वेक्टर्स के बीच एंगल हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है ना
कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि उन दोनों वेक्टर के या तो टेल को मिला देंगे, दोनों वेक्टर के टेल्स को मिला देंगे, या फिर दोनों वेक्टर के हेड को मिला देना पड़ेगा। ठीक है, सुनेंगे फिर से। अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू ज्वाइन द टेल्स ऑफ बोथ द वेक्टर। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर हेड को ज्वाइन करना पड़ेगा। जब टेल और टेल को मिला देंगे या फिर हेड और हेड को मिला देंगे तभी आप दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छा, और ये वेक्टर दिया हुआ है, तो देखो दोनों का टेल एक ही पॉइंट पे है क्या, यस सर। अब ये मान लो थीटा है, तो ये थीटा क्या कहलाएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल। लेकिन इससे पहले एक चीज आपको जानना पड़ेगा कि किसी भी एक वेक्टर को हम एक प्लेन में, प्लेन समझते हो सभी लोग, एक्स और वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, है ना, तो एक वेक्टर को एक प्लेन के अंदर शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है, बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए। मतलब क्या कह रहे हैं सर, इधर देखो, जैसे ये कोई वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है ना, इसका कुछ मैग्नीट्यूड है जो भी होगा, तो इस वेक्टर को हम इसी प्लेन में शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से उठा के हम यहाँ रख सकते हैं, अभी भी क्या है, ये ए ही वेक्टर है और थीटा एंगल बना रहा है। इस वेक्टर को जो यहाँ भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। तो अभी भी देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है ना, तो ऐसा किया जा सकता है। यहाँ भी आप लेके जा सकते है ना, यहाँ भी लेके जा सकते हो, ये अभी भी ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, यहाँ भी लेके जा सकते हो, है ना, अभी भी ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इवन इधर भी लेके जा सकते हो। बस देखना ध्यान से कि एक ही इसी प्लेन में रहे और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं हो। तो देखो ये पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, पैरेलल शिफ्ट कर दिया, ये सब पैरेलल शिफ्टिंग कहलाता है। तो एक वेक्टर को एक जगह से उठा के कहीं भी रख सकते हो, ध्यान रखना है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो। समझ में आ रहा है बात? एक वेक्टर को जैसे देखो मेरे को यहाँ पे जमीन पे रखा हुआ है ना, अभी हम जमीन पे खड़े, तो जमीन से उठा के एक आदमी कहीं जमीन पे फिर से रख दिया जाए, है ना, और ऐसे रखना है, ऐसा नहीं हो कि वो उल्टा रख दे, मेरे को सर नीचे कर दे मेरा और पैर ऊपर कर दे, तब ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, मेरे को उठाओ, लेकिन सर अभी पैर, अभी क्या है, सर ऊपर है मेरा कि नीचे, तो ऊपर है ना, तो बाद में आप लेके जब जाओगे तो वहां भी सर क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो मेरा मैग्नीट्यूड और मेरा डायरेक्शन नहीं बदल जाएगा। ऐसा होगा क्या कि मेरा हाइट अभी 5'11" है तो वहां जाके 5'5" हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, अभी सर मेरा किधर है, आसमान की तरफ, वहां भी रखेगा तो सर किधर रहेगा, आसमान की तरफ। तो ये इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। जैसे एक बच्चा मेरे सामने ऐसे खड़ा हो जाए तो उस बच्चे को ऐसे पकड़ के इधर रख दिया गया, ठीक है, तो ये अगर उस बच्चे को वेक्टर कंसीडर करो तो वो बच्चा जब यहाँ रखा गया उसको, तो वो बच्चे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, ना ही उसका लेंथ चेंज हुआ, और पहले भी सर उसका किधर था, आसमान की तरफ था, और अभी भी आसमान की तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ। तो एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, सबको बात समझ में आया? अरे बोलो। Yes, sir. लिखो, पहले पॉइंट देखे लिखो, ए वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, a vector can be parallelly shifted, a vector can be parallelly shifted, a vector can be parallelly shifted, a vector can be parallelly shifted anywhere in a plane, a vector can be parallelly shifted anywhere in a plane, a vector can be parallelly shifted anywhere in a plane, in a plane, anywhere in a plane in which it is contained, in which it is contained। जिस प्लेन के अंदर ये पहले वेक्टर था, है ना, उस प्लेन के अंदर उस वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे ये वाला वेक्टर ए है, ठीक है, जिसको कोई लेके उठा के यहाँ लेके चला गया, कोई 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 उठा के यहाँ लेके चला गया, है ना, कोई उठा के यहाँ लेके चला गया, कोई उठा के यहाँ लेके चला गया। तो ये क्या होगा, ये बदल गया है नहीं, तो इस वेक्टर को ऐसा किया जा सकता है ना, तुम लोग भी बना लेना, तो उठा के यहाँ लेके चला गया, बस इसी प्लेन में रहे, ऐसा नहीं कि तुम फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ले, ये बोर्ड वाले प्लेन में है ना, तो बोर्ड वाले ही प्लेन में रहना चाहिए। किसी का मन हुआ नहीं सर देखो तो यहाँ लेके जाना है तो ले जाओ, है ना,
कोई दिक्कत नहीं। ये जस्ट लाइक छोटा बच्चा होता है, उसको उठा के तुम लोग लेके जाते हो ना, छोटा छोटा बच्चा होता है कि उठता तो उसको उठा के सब इधर उधर लेके जाता है ना। वही बड़ा हो गया तो फिर भैंसा जैसा हो गया, हाँ, उसको फिर कोई नहीं लेके जाता। बचता ही कि नहीं, यहाँ करता है कि नहीं? अरे बोलो। No. Yes. नो सर। अच्छा नो सर। अरे तुम लोग भी तो भैंस ही हो गए हो ना अब। तो भैंस हो गए, तुम कोई उठा के लेके जाता है? कभी पापा ऐसे हुआ, ओ ले 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 बेटा चलो उठा के लेके गए? कभी नहीं लेके जाते, क्योंकि भैंस हो गए हो तुम लोग। अब ये मत बस समझ लेना कि सर पता नहीं मास्टर बारिश करवा दिया, उल्टा 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 बारिश हो रहा है, ऐसा नहीं ना कोई सोच रहे हो। और सब आपस में लाइन पैरेलल होना चाहिए, ध्यान देना इस बात का। जल्दी बना दो। तुम्हारे तरफ भी बारिश हो रहा है क्या? तुम लोग की तरफ बारिश हो रहा है क्या? रुक गया सर, रुक गया। यस सर, हो रहा है सर। रुक रुक गया है? तुम लोग छत पे बैठ के पढ़ रहा है क्या? अली नहीं सर, हो रहा है सर। हो रहा है? यस सर। होने दो होने दो। भगवान करे ऐसा बारिश हो ना कि 8 दिन तक कोई निकल ना पाए घर से, ऐसा बारिश हो जाए। सर तो फिर नेट खराब चलेगा, नहीं पढ़ पाएंगे। भगवान करे बस और नेट सर अच्छा क्लास चले, रेगुलर बाकी सब रहेगा ना तो? अरे अरे क्लास रेगुलर, हम तो कोचिंग में ही रहते हैं ना। घर नहीं जाते हैं? घर नहीं जाते घर सर? क्यों जाए? कोरोना हो जाएगा ना फिर। और खाना सर? खाना कोई पहुंचा देता है? ओ सर तो ट्यूशन में मन देखो आज लगता है। पिछले 12-13 दिन से हम घर नहीं गए हैं। देखो टी शर्ट चेक कर लो, ठीक है, कपड़ा चेक कर लो, उससे पता चल जाएगा। राइट। अच्छा जी, अब आता है एंगल। दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो वेक्टर के बीच के एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? टेल और टेल को मिलाना पड़ता है, या फिर हेड और हेड को मिलाना पड़ता है। ठीक है, जब टेल और टेल को मिला देंगे, या तो हेड और ताल से ताल मिला, गाना सुन चुके हो तुम लोग, है ना, तो टेल से टेल मिला देना है। उसके बाद दो वेक्टर के बीच जो भी एंगल आएगा, छोटा वाला एंगल लेना है, बड़ा वाला एंगल नहीं, छोटा एंगल। पहले दो वेक्टर के टेल और टेल को या फिर हेड और हेड को ऐड कर देना है, एक ही पॉइंट पर लेके आना है। उसके बाद छोटे वाले एंगल को क्या कर लेना है? सेलेक्ट कर लेना है। वो छोटा एंगल ही दो वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? पहले सबसे पहला क्या काम कि दो वेक्टर के बीच का दो वेक्टर के टेल्स को मिलाइए। टेल्स को मिलाने के बाद जो उन दोनों के बीच छोटा एंगल होगा, स्मॉल एंगल होगा, उसी एंगल को सेलेक्ट करके कह देना है कि वो स्मॉल एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। राइट। तो चलो लिखो, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, the angle between two vectors can only be measured when either tail and tail or head and head tail or tail and tail or head and head of both the vectors lie at the same point, and select the smaller angle, है ना। क्या करना है? स्मॉलर एंगल को भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। मान लो कि कोई एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, राइट। अच्छा, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और एक वेक्टर और है, दिस इज वेक्टर बी। क्लियर यहाँ तक? अब देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल है। अब ये दे रखा है इन्होंने पहले से ही, कितना एंगल है ये? मान लो थीटा है। ठीक है, ये कितना है? थीटा है। अब बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कौन होगा? तो देखो, क्या टेल और टेल मिला हुआ है दोनों वेक्टर का? नहीं सर, दूसरे वेक्टर यानी बी वेक्टर का हेड रखा टेल रखा हुआ है
ए वेक्टर के हेड के ऊपर, तो टेल और टेल मिलाना है आपको। अच्छा, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा? आपको पता है कि एक वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, यानी इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, ये देखो ऐसा, ठीक है। ये ध्यान रहे कि ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पे 50 डिग्री बनवा दो, नहीं। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ बना रहा है तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल के साथ उतना ही बनाना होगा। अब देखो दोनों वेक्टर का टेल ज्वाइन हो चुका है। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। बोलो, ये बात समझ में आया? इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? तो सर टोटल तो थीटा होता है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। बताओ ये एंगल ले लिया जाए या फिर ये एंगल ले लिया जाए? तो सर हमें स्मॉलर एंगल सेलेक्ट करना है, तो ये स्मॉल है, ये वाला एंगल क्या है? ज्यादा बड़ा है, तो ये एंगल नहीं होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना? बताओ, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या बात समझ में आया? अरे क्या होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर से सुन लो, ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर का टेल रखा हुआ है, ए वेक्टर के हेड के ऊपर बी वेक्टर का टेल रखा हुआ है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये एंगल नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? तो सर हमें बताया ये गया है कि जब दो वेक्टर के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना होगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों वेक्टर के हेड को मिलाना पड़ेगा या फिर दोनों वेक्टर के टेल को मिलाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि एक वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड इन अ सेम प्लेन, ठीक है, जिस प्लेन में उसे कंटेन किया गया है। इस वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर लिया है। पैरेलली शिफ्ट करने के बाद ये एंगल ऑलरेडी, ये वाला अगर दिया हुआ था थीटा, तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। अब यहाँ से अगर टोटल देखा जाए तो 180 होता है, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? 180 माइनस थीटा। एंड क्योंकि ये छोटा एंगल है इसलिए हम लोग इसी को सेलेक्ट करेंगे। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी जो होगा 180 माइनस थीटा होगा। क्या समझ में आया सभी को? जल्दी से बोल दो। सर ए को भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? ए को आगे बढ़ा सकते बिल्कुल हैं ना? बढ़ा सकते हो। ए को ऐसे उठा के यहाँ पे लेके चले जाओ, कोई बात नहीं, फिर भी वही एंगल आएगा। लेके जाओ, देखो ऐसा, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं है, बोलो। यस ये एंगल बराबर नहीं है, ये भी तो 180 माइनस थीटा ही आएगा ना, तो 180 माइनस थीटा। तो कैसे भी करोगे तो एंगल क्या आएगा? सेम ही आएगा, ठीक है ना? अरे समझ में आया बात? इवन हेड और हेड को भी ज्वाइन करोगे तो एंगल सेम ही आएगा। तो इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेके आ जाते, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होता, देखो तो अल्टरनेट से। यस सर, हो जाएगा। हाँ, तो कैसे भी शिफ्ट करोगे आपको हेड और हेड को मिलाना है और टेल को मिलाना है। हम लोग ज्यादातर टेल और टेल को मिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है और आदत है ऐसा, है ना। हम लोग ऐसे हैबिचुएटेड हैं कि टेल और टेल को मिलाते हैं, इसलिए टेल और टेल पे ज्यादा बताया जाता है। चलो नोट कर लो, ये गिवन था। अच्छा सुनो ना, पहले ये वाला जो है ना, कौन सा कलर ये दिख रहा है आपको? पर्पल कलर से दिख रहा है? पर्पल कलर वाला क्वेश्चन में लिख देना, उसके बाद अगला डायग्राम बनाना। व्हाइट दिख रहा है दूसरे सर। डायग्राम में तुम लोग इसको करना। ये दोनों जो है ना पर्पल कलर से, और ये थीटा गिवन है, देखो यहाँ पे ये सवाल है, समझ लो एक तरह से। तुम लोग दो डायग्राम बनाओगे, इतना करने के बाद नीचे एरो लगा देना ऐसे करके, और उसके बाद फिर उसको करना। समझ आया? यस चलो जल्दी करो, टाइम कितना हुआ है लक्की बताओ। लक्की टाइम कितना हुआ है बताओ। 3 बजने वाला है सर, 2 मिनट में। चलो जल्दी नोट करो सब, जल्दी नोट करिए। हो गया सर। दो डायग्राम बनाए ना तुम लोग? तो अब क्या कंक्लूजन आया हमारे पास? कंक्लूजन ये है कि जब भी हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे, बताइए। टेल और टेल को मिलाएंगे, अदरवाइज हेड और हेड को मिलाएंगे, है ना, और दोनों के बीच के स्मॉलर एंगल को सेलेक्ट कर लेंगे, और वो जो स्मॉलर एंगल होगा वही होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर? यस सर। हाँ, बढ़ते हैं आगे। अब देखो दो वेक्टर के बीच का एंगल,
समझना, अगर दो वेक्टर ऐसा हो जाए, एक वेक्टर यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, तो बताओ कितना एंगल होगा इन दोनों के बीच? ये वेक्टर 180 ए है एंड दिस वन इज, 180 डिग्री। ठीक है, 180 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर ऐसे लिख दो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो ए के ऊपर एरो लग गया, बी के ऊपर एरो लग गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। अच्छा, इससे ज्यादा एंगल हो सकता है क्या? अब सोचो ऐसे, ऐसा कि सर एक एंगल ये है, एक वेक्टर ये है ए एंड दिस वन इज बी, है ना। अच्छा, कौन सा एंगल, ये कितना होगा? अगर ये यहाँ से थीटा बना रहा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 180 थीटा। से ज्यादा होगा सर, 180 प्लस 180 थीटा माइनस सर। थीटा। अच्छा, और ये वाला कितना होगा? 180 प्लस थीटा। बोलो अब कौन सा एंगल लिया जाए, कौन सा एंगल लोगे तुम? स्मॉलर वाला एंगल लेना 180 है, माइनस थीटा। तो ये एंगल लिया जाएगा, है ना। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बताओ एक सवाल कि दो वेक्टर्स के बीच का मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180। 180, ठीक है, वेरी गुड। तो मैक्सिमम क्यों 180 क्यों? क्योंकि जैसे 180 से इधर थोड़ा सा देखो खिसका दिया, तो फिर ये छोटा एंगल सेलेक्ट करना होगा हम लोगों को, इसलिए हम लोग छोटा एंगल सेलेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम 180 हो सकता है, कितना हो सकता है? 180 हो सकता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अच्छा, मिनिमम का बात किया जाए तब, तो मिनिमम कितना होगा? सोचो यहाँ पे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये ए ये बी, कितना एंगल होगा इन दोनों के बीच बताओ? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मिनिमम जो एंगल होगा, मिनिमम एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज कितना 0 डिग्री, है ना, इज 0 डिग्री। यानी मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम कितना 180। तो हम ये कह सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, है ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल जिसे अगर थीटा कह दिया जाए तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और 180 से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। यानी थीटा लाइज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री, ठीक है। छाप दो पहले यहाँ, फिर ये, फिर वो, है ना, यहाँ पे लिख देना एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। छाप दो, हो गया क्या? यस सर। चलो यानी अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो इधर अब आपके पास सवाल है ना, बनाते चलेंगे। ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वेक्टर ए है ना, इसको 30 डिग्री दिया गया है। ये वेक्टर बी है, चलो इधर ले लो, वेक्टर बी है, और ये यहाँ पे 60 डिग्री नहीं 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए बताइए, जल्दी बताओ। 105 डिग्री। गलत। अरे सही है, रुक जाओ। अच्छा जी, चलो तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखेंगे सॉल्यूशन सब लोग। सबसे पहला काम वेक्टर को शिफ्ट करना है, सही। तो वेक्टर को शिफ्ट किया जाए, या तो इसको यहाँ पे लेके चले जाओ, टेल और टेल को मिला दो, है ना, या फिर इसको यहाँ पे लेके आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसे एक फॉल्स में एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिया जाए, तो ये कितना एंगल होगा? ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी अगर इसको आप शिफ्ट करोगे, देखो यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पे कितना वेक्टर बी है ना, और ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और इस वेक्टर ए को मैंने शिफ्ट कर दिया, और वो अभी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा। तो ये लिख लो 60 डिग्री, है ना। तो जब थीटा यानी एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा जाएगा, एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप क्या बताओगे सर? 50 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी 105 डिग्री। ये बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? यस सर। अच्छा, और भी क्या तरीका था सर? इसी को फिक्स कर सकते थे यहाँ, क्या बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 45। तो यहाँ भी तुम लाते हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाते? 45। तो देखो अल्टीमेटली एंगल वही आता, नहीं आता क्या? अल्टीमेटली एंगल क्या आता? सेम आता है ना। इसलिए दोनों में से किसी को शिफ्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं आप बॉन्डेड नहीं हो कि सिर्फ इसी वेक्टर को शिफ्ट करो या फिर इसी वेक्टर को शिफ्ट करो, ठीक है ना। दोनों में से किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो और दूसरे जगह पे लेके जा सकते हो। ध्यान ये रहे कि वो क्या होना चाहिए? उसी प्लेन में शिफ्ट होना चाहिए। चल आगे बढ़ते हैं। इधर देख, अगर आपके पास ऐसा हो तो कैसा सर कि एक वेक्टर ये दिया रहे a इज इक्वल टू ए वेक्टर है छोड़ना, और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, है ना। और एक वेक्टर इधर है ना, जो ये 60 डिग्री है, ये बी वेक्टर। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो बताओ। 105 डिग्री सर। 120 डिग्री। 120 डिग्री सर। तो क्या 120 डिग्री। तो क्या कर सकते हैं? चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब आपके पास ये है सर, है ना। अब सर इसको रहने देते हैं ओरिजिन के ऊपर ही। तो ये एंगल अब हमारे पास वेक्टर ए हो गया और ये 45 डिग्री पे है। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल के साथ इस डायरेक्शन में 60 बना रहा है ना। ये कितना है? 60 है, 60 राइट। तो ये 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? स्मॉलेस्ट एंगल लेना है, ये तो ले नहीं सकते हो क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो सर एंगल 165 होगा सर। बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू कितना होगा? तो सर 180 माइनस 45 और माइनस 60, है ना। तो 120 में से 45 घटा दो। अरे यही एंगल ना होगा? तो 60 और 45 तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा? 105 माइनस हो गया, तो 180 में से माइनस होगा, कितना बच गया? 75 डिग्री। क्या बात समझ में आया? बोलो भाई सब लोग। यस सर। सर फिर से बता दीजिए। आप तो नेक्स्ट देखो, सब समझ आ क्वेश्चन नहीं जाएगा। दो उतार चार सवाल ही करते जाओ। नहीं उतारते हो तो हम क्या करें बताओ? तुम लोग इतना स्लो ही रहते हो कि समझ नहीं आता है। कभी 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 तो ऐसा लगता है अब उन्हीं भगवान है, सिर्फ हम ही लिख सकते हैं इतना, फिर बाकी तुम लोग पता नहीं। ये देखो, ये वेक्टर ए है हमारे पास, कितना है बाबू यहाँ पे एंगल दिया हुआ? ये कह दो 60 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और एक वेक्टर और दिया हुआ है इधर कहीं, ठीक है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल दिया हुआ है मेरे पास मान लो 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो क्या करेंगे, सब लोग सुनना ध्यान से देखना, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है। किसी एक को शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो अगर इसको शिफ्ट करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो इसको शिफ्ट करना चाहते हो तो कर दो। कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बना रहा था, तो पैरेलल जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा? 45 बनाएगा। ये ले, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ये इधर है वेक्टर ए, कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री। अब इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाना है, तो इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाओ। यहाँ हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बना रहा था, तो यहाँ शिफ्ट होने के बाद हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा? 45 बनाएगा। क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल बता सकते हैं? अरे बोलो। 105। सर 185। कितना हो जाएगा? 105। अब ये कैसे लिख दिया? तो चलो लो, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। समझ आया सबको? यस सर। चलो छाप जल्दी से। बता दें? यस सर।
देखो इधर अब सवाल दे दे रहे हैं, है ना, सवाल सबको सॉल्व करना है, एक बार ढेर सारा लिख देते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या है देखो, कह रहा है कि F1 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर लिखते जाना, लिखते चलो साथ साथ। F2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 न्यूटन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और F3 इज इक्वल टू दिया हुआ है, F3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। F4 इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना जी 40 न्यूटन 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, और F5 इज इक्वल टू दिया हुआ है, F5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन 20 डिग्री क्या साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट कर क्या क्या करना है ये देख लो। फाइंड एंगल बिटवीन F1 F2 कॉमा F1 F3 कॉमा F1, ये दिख रहा है F1 क्या, हाँ F1 F4 कॉमा F1 F5 कॉमा F1, सॉरी अब F1 से F5 तक पहुंच गए, अब F2 एंड F3 कॉमा F2 एंड F4 कॉमा F2 एंड F5 कॉमा F3 एंड F4 कॉमा F3 एंड F5 कॉमा F4 एंड F5। इतना आपको फाइंड आउट करना हो जाएगा। होमवर्क है सर। नहीं भाई, टाइम हो गया क्या? 15 आज मिनट एंगल और। बिटवीन टू वेक्टर्स खत्म करेंगे, आज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स खत्म करेंगे, कल टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म करेंगे, है ना, एक एक दिन एक एक टॉपिक लेके चलना है। चलो ध्यान दो इधर, तुम लोग से होगा, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे हो जाना चाहिए था, बट इधर देखो, इसमें देखो दोनों कॉन्सेप्ट आ गया, एक तो डायरेक्शन वाला आपको लिखना भी आ जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा वो बताओ, दूसरा आप एंगल भी फाइंड आउट कर पाओगे। ये देखो, ये इधर क्या है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है। ठीक है, अब लिखो वेक्टर को। पहला वेक्टर जो F1 है वो क्या है 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस बात में आया है, इसलिए इसके साथ एंगल बना होगा, तो 30 डिग्री ईस्ट, और F1 इज इक्वल टू कितना है 10 न्यूटन। बोलो ये समझ में आया? ये जो मैंने डायरेक्शन लिखा है आप लोगों को समझ आया कि नहीं? अच्छा, अब F1 और F2, पहला सवाल किसके किसके बीच है, F1 और F2। F2 देखो 20 न्यूटन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट बाद में आया तो वेस्ट के साथ एंगल बनेगा, और 45 डिग्री है तो बीच से ले जाना है ना, ये 45 डिग्री हो गया। देखो तो ये F2 है ना, कितना है F2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, राइट। अब आपको एंगल लिखना है एक F1 और F2 के बीच है, तो एंगल कैसे लिखोगे, एंगल बिटवीन F1 एंड F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल होगा कि नहीं होगा, 75 कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, तो देखो 180 में 30 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 150 में से 45 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 105 डिग्री। बोलो समझ आया? जल्दी बताओ, अरे समझ आया सबको? यस सर। चलो छप गया तो जल्दी नोट करो, नोट करके भी चलना साथ साथ। हो गया क्या? ये हमारा क्या है, एंगल है बाबू, ये हमारा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा। चलो बता दें, चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि F1 और F3 के बीच निकालिए। अब F3 को आप ढूंढो, 20 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, वेस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये देखो वेस्ट के साथ कितना डिग्री 60 डिग्री, F3 जो है 60 डिग्री का एंगल वेस्ट के साथ बना रहा है, तो ये देखो F3 है कितना, F3 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, क्या है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट के साथ चलो लो 60 डिग्री।
अब आपको क्या किसका एंगल फाइंड आउट करना है, F1 और F3 के बीच, है ना। तो F1 और F3 के बीच देखो कितना, 180 में से 30 माइनस करो, कितना हो गया, 180 में से 30 माइनस करो 150, 150 में से 60 माइनस करो तो कितना हो गया 90 डिग्री। अरे समझ आया क्या, यही ना होगा, यस बोलो, सर। चलो जल्दी छाप दो। हो गया। जल्दी करो। अब देखो तीसरे सवाल पे आ जाते, तीसरा सवाल क्या है, F1 एंड F4। तीसरा सवाल क्या है, F1 और F4। चलो तो F1 को रहने देते हैं, F4 को देख लेते हैं किधर है ना। F4 क्या है, F4 इज इक्वल टू 14 न्यूटन 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ बाद में आया है तो 50 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाएगा, साउथ के साथ बनाएगा, है ना। तो ये लो 50 डिग्री का एंगल चलो साउथ के साथ बना दिया, ठीक है, 50 डिग्री का एंगल साउथ के साथ बना दिया, ये लो वेस्ट ऑफ साउथ है ना, तो वेस्ट और साउथ के बीच लाई करेगा, वेस्ट ऑफ साउथ है तो वेस्ट और साउथ के बीच लाई करेगा, और बाद में साउथ आया इसलिए एंगल किसके साथ बनेगा, साउथ के साथ बनेगा। ये सबको क्लियर होता है, ये सबको समझ आता है कि नहीं आता है? यस सर। वेरी गुड। यस सर। तो ये 50 डिग्री हो गया, ये क्या है, ये F4 है ना। तो आप क्या एंगल आपको निकालना है, किसके किसके बीच, किसके किसके बीच, F1 और F4 के बीच। तो ये वाला एंगल ले सकते हैं या फिर ये एंगल ले सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी दोनों है। जो छोटा रहेगा 180 से ज्यादा आप ले नहीं सकते हो, है ना, जब भी लेना है 180 से कम लेना है। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तो 30 हो गया, ये कितना हो गया 90 हो गया, अगर ये 50 है तो ये कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो देखो ये सॉरी ये कितना है आपका, ये 30 ये 60 90 190 एंड 90, तो 220 150 हो गया, और ये कितना 40, ये कितना 220 40, डिग्री हो तो ये जाएगा। कितना हो गया 150 और 40 कितना हो गया 190 डिग्री। इसलिए इधर वाला एंगल नहीं लेंगे, तो ये वाला एंगल लेंगे 30 और ये 50, 180 और 90, है ना। तो एंगल बिटवीन F3 F1 एंड F4 हो जाएगा कितना, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो देखो 30 90 120 प्लस 50 170 डिग्री, 170। नहीं समझ आया? देखो इधर वाला क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि सर ये 180 से ज्यादा हो जा रहा था और ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 180 से ज्यादा एंगल ले। छाप लिया? यस सर। अच्छे से नोट करो जल्दी जल्दी। हो गया क्या? यस सर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, F1 और F4 कर दिए, F1 और F5 के बीच, है ना। तो F1 पहले लिख लो, ये हमारा हो गया क्या ईस्ट, ये हमारा है नॉर्थ, ये है वेस्ट और ये है हमारा साउथ, ठीक है। F1 का जो वैल्यू था वो 20 न्यूटन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट था, है ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट था, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है जी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, यहाँ लिखा हुआ है ना। 10 डिग्री 30 डिग्री है, 10 न्यूटन 30 डिग्री है पहला। F1 देखो ना, F1 कितना है 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो यहाँ पे F1 हो गया 10 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलिए ये तो हो गया F1, और अब किसके बीच निकालना है, F4 तक निकाल लिया, F5 के बीच निकालना है, F1 और F5 के बीच। तो F5 का वैल्यू देख कहाँ पे है, 10 न्यूटन 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, ये देखो इसमें लाई करेगा, और क्योंकि बाद में कौन आया है, ईस्ट आया है, इसलिए इसके साथ एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा 20 डिग्री का, तो ये लो 20 डिग्री का एंगल बन गया। और ये क्या है F5 है, F5 बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ है इधर देख लो, F5 इज इक्वल टू है 10 न्यूटन, ठीक है, तो F5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अब एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जी सर। तो एंगल 50 डिग्री बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना हो जाएगा, तो 20 एंड 30 50 डिग्री। बोलो समझ आ गया? नोट करो जल्दी। हो गया? अरे हो गया? यस सर। अब उसके बाद आता है बाबू देखो F2 और F3 के बीच, है ना। उसके बाद क्या है F2 और F3 के बीच, ये ले, ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है नॉर्थ, और ये हमारा साउथ, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट, ठीक है। अब देखिए F2 कितना है, F2 20 न्यूटन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट के साथ एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। तो ये देख लो 45 डिग्री का वेस्ट के साथ एंगल बना दिया, ये F2 है, F2 कितना है तो 20 न्यूटन है, तो ये लिख दो 20 न्यूटन। सवाल समझ में आ गया? अब आगे देखो
कह रहा है दूसरा एंगल कितना होना चाहिए, F2 और F3 के बीच निकालने बोला है। F2 और F3 के बीच, देखो ये F1 F5 कर चुके थे, F2 F3 के बीच, F3 देखो कहाँ है, F3 20 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 20 न्यूटन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के बीच होना चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट के बीच होना चाहिए। 20 न्यूटन है और वेस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये देखो हमारा F3 हो गया, F3 इक्वल टू कितना है, 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, और वेस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, वेस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर ये आपको पता है 45, तो ये पता नहीं कर सकते हो, तो आप लिखेंगे एंगल बिटवीन क्या, F2 एंड F3, एंड F3 इज इक्वल टू कितना डिग्री, ये 15 होगा क्या, ये देखो 60 में से 45 माइनस कर दो तो ये एंगल बच जाएगा, यानी 15 डिग्री। बोलो समझ आया? यस सर। जल्दी जल्दी नोट भी करते चलो, अब आगे कर लेंगे आप सभी लोग। यस सर कर लेंगे। यस सर। चलिए, तो जगह छोड़ दो उसके लिए, है ना, एक पेज में 2 के लिए बिठा देना, आगे तो कर लोगे, दो पेज छोड़ देना, जितना एक पेज में ना 2 आ जाएगा, 2 सवाल, तो जितना सवाल है उसके हिसाब से छोड़ दो। और डायग्राम बनाना अगर सीख जाए तो कहानी खत्म है। एंगल अच्छे से समझ आया कि नहीं? हाँ, एंगल अच्छे से समझ आया है? हाँ, अब किसी तरह का डाउट नहीं रह जाना चाहिए। चलो एक और है हमारे पास, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, ये 60 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से ये वेक्टर सी है, ये 70 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद एक और वेक्टर डी है, ये 60 डिग्री, राइट। आपको निकालना है ए में एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी में एंगल बिटवीन ए एंड सी, सी में एंगल बिटवीन ए एंड डी। ठीक है ना, ए एंड डी हो गया। उसके बाद डी में एंगल बिटवीन बी एंड सी, उसके बाद ई में एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी एंड डी, है ना। उसके बाद एफ में हो जाएगा एंगल बिटवीन बी एंड डी तक हो चुका, तो सी एंड डी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। चलो देखो इधर अभी ही करते जाते हैं, इसको ध्यान देना सब लोग। ए और बी के बीच का एंगल साफ साफ दिख रहा है, 60 डिग्री। अरे बोलो बोलो, यस सर। नहीं समझ आ रहा है? ए और बी के बीच आपको साफ साफ कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा, ए और सी के बीच, तो ए है, ये सी है, तो ये 60 और ये 70, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ए एंड डी बोला है, तो ये देखो ए हो गया कितना, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 130 प्लस 60 190 हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। अरे बताओ, यही ना एंगल लोगे, अगर इधर से जाते हो तो ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, तो 120 प्लस 70 कितना हो जाता है, 190 एंगल होता है क्या दो वेक्टर के बीच? नो सर। तो यानी ये वाला एंगल कितना हो रहा होगा, अगर इधर 190 है तो ये कितना होगा, 170 होगा। 170। इसलिए ए और बी के बीच कितना एंगल बन जाएगा, 170 डिग्री। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, ये बी एंड सी के बीच, तो ये बी है, ये सी है, साफ साफ आपको दिख रहा है कितना डिग्री एंगल है, 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री। अच्छा, उसके बाद बी एंड डी के बीच, है ना, तो ये देखो बी है और ये डी है, तो ये 70 और ये कितना 60, कितना हो गया, 130 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है लास्ट में, सी एंड डी, तो ये देखो सी है, ये डी है, तो कितना एंगल दिख रहा है आपको, 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। क्या बात समझ में आया? यस सर। अभी रुक जाना, अभी नोट करने के चक्कर में मत रहना, है ना। इधर देखो एक और दिया हुआ है, एक सवाल है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। अच्छा, वेक्टर ए जो है ना, ऐसे नहीं है सब, ये वेक्टर देखो ए दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, और वेक्टर बी दिया हुआ है, देखो ऐसे, कितना डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, 30 डिग्री। ये दिख रहा है ना, डॉटेड लाइन सबको दिख रहा है ना, ये 30 डिग्री, ये वेक्टर बी है। उसके बाद वेक्टर सी जो है वो बना रहा है ऐसा हॉरिजॉन्टल, अरे यार
हॉरिजेंटल के साथ बना रहा है ये 30 डिग्री इस डायरेक्शन में, ये ऐसे लिखो, ज्यादा ही छोटा हो गया। हाँ, ये 30 डिग्री हो गया, ये वेक्टर सी है। अच्छा, उसके बाद है वेक्टर डी, है ना, वेक्टर डी देखो ये भी हॉरिजेंटल के साथ इस डायरेक्शन में है और एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, और ये क्या है, वेक्टर डी है। उसके बाद है एक वेक्टर ई जो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, ये हॉरिजेंटल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वेक्टर ई है। क्लियर सभी को? बोलो, ये वेक्टर समझ में आ गया सबको? जैसे दिया हुआ है, ये कैसे दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन, अब ए में देख वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, बी में देख वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, सी में देख सॉरी वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, डी में देखो वेक्टर ए एंड वेक्टर ई, ई में देखो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एफ में देखो वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, है ना। उसके बाद एफ के बाद जी आता है ना, तो जी में देखो वेक्टर डी, वेक्टर बी एंड वेक्टर ई, एच में देखो वेक्टर बी एंड वेक्टर किसके बीच, वेक्टर बी ई हो गया। चलो तो अब देखो सी एंड डी, है ना, जी एच के बाद जी एच आई, आई में देखो वेक्टर सी एंड वेक्टर ई और आई जी एच आई जे। अरे यार अब देखो ना, फिर से सीखना पड़ेगा अल्फाबेट। हाँ जी, सी और ई, उसके बाद डी एंड ई, ठीक है। अगर इधर नोट करते हो तो उसको सॉल्व करें, नोट कर लो इस साइड वाले। सबको पता है, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबको एक पॉइंट पे लेके आ जाओ, है ना, बहुत आसान हो जाएगा फिर। नोट कर लिया, इसको नोट कर लिया क्या? अगर इसको नोट कर लिया जल्दी बताओ। कर लिया। चलो सॉल्व करते हैं, है ना। टाइम बचा है कि नहीं? 3:27। चलो देख लो, 2 मिनट है बाबू। देखो वेक्टर ई वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं सर, दिस इज वेक्टर ई, इसी लाइन पे, ठीक है। और आगे सपोज कर लो वाई एक्सिस है। अच्छा, उसके बाद जो वेक्टर डी है ये हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। तो इधर आप लिख सकते हो ये कौन सा है, वेक्टर डी। कितना एंगल है ये, 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद डी के बाद क्या है, वेक्टर सी जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इधर। तो ये देखो वेक्टर सी हो गया कितना, 30 डिग्री का एंगल बन गया। अच्छा, उसके बाद वेक्टर ए जो है इस डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। तो वेक्टर ए ये हो गया 30 डिग्री, ये है वेक्टर ए। अच्छा, बी किधर है? अच्छा, ए तो इधर है ना जी, सॉरी ये तो बी है, ये देखो ना ये बी है ना। अच्छा, ए किधर है? ये देखो एक्स एक्सिस पे है ना, देख रहे हो ना, ये हॉरिजॉन्टल है, किधर है, इधर है, इधर, ये वेक्टर ए हो गया। अब जो जो पूछा है बताते जाइए। देखो ए और बी के बीच कितना हो जाएगा, बताओ, ए और बी के बीच कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अच्छा, ए और सी के बीच, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये 120 डिग्री। देखो ये 30 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर इधर से 30 ये कितना 60, तो 60 और ये 90 कितना हो गया 150। यहाँ पे लिख दो 150। नहीं समझ आया? ए एंड डी, डी किधर है, यहाँ है देखो, तो ये वाला एंगल लेंगे, छोटा वाला एंगल लिया जाएगा, है ना। चलिए, तो ये 30 हो गया, ये 90 हो गया, और ये कितना 45, तो ये भी 45। तो 90 30 120, 120 प्लस 45 165, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 165। ऐसे करके नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ए और ई के बीच, ए और ई के बीच 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, बी और सी के बीच, देखो ये बी है ये सी है ना। तो यहाँ से यहाँ का एंगल बताना है, कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस 30 150, और फिर 30 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 120। तो ये एंगल कितना बन गया 120, ये देखो। अरे समझ आ रहा है सबको कि नहीं? आ रहा है सर। अरे सब बोलो। यस सर। सर ए और डी के सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। ए और डी वेक्टर में कैसे हुआ 165? अरे बेवकूफ, ये देखना इधर, ये वाला बड़ा एंगल हो जाएगा ना 180 से, तो इधर से लेके चल, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सर, किसके किसके बीच तुम कह रहे हो, ए और ई के बीच कह रहे हो, सॉरी ए और डी के बीच कह रहे हो, है ना। तो ए है, ये डी है,
ये ए देखो यहाँ से यहाँ जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा? अगर यहीं तक तो 180 पूरा हो जाता है। देखो यहीं तक तो 180 पूरा हो जाता है, तो ये 180 से ज्यादा होगा एब्सोल्युटली, है ना। तो जब 180 से ज्यादा होगा तो हम तो ले ही नहीं सकते ये एंगल 180 से ज्यादा, तो इधर से चलेंगे, है ना। तो ये 45 है, तो ये भी कितना 45 है, तो ये 90 और प्लस 45 कितना हो जाएगा? 135 कितना लिखे हो? 135 165 लिखा हुआ। तो 135 ही तो, अच्छा 65 लिखो, 135 सॉरी, है ना, 135 ये हो गया। उसके बाद देखो ए और ई के बीच तो 90 डिग्री आपको पता चल गया, और बी और सी के बीच 120 डिग्री, ये तो आपको दिख ही रहा है, 30 180 में से माइनस हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखो बी और डी के बीच, ये बी है ये डी है, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ कितना हो गया था 120, ऐड करो 30 तो 150 और प्लस 45 कितना 195 हो गया, नहीं ले सकते, तो इधर से आ जाओ। ये देखो बी है और ये डी है, तो ये कितना 30, ये कितना 90 और ये कितना 45, तो 30 90 120 प्लस 45 कितना 165, तो ये देखो 165 हो गया। बी एंड डी इज इक्वल टू 165 डिग्री। समझ आ रहा है बाबू सभी को? जल्दी बताएंगे। Yes, sir. अच्छा आगे देखो बी एंड ई, बी है यहाँ ई है यहाँ, है ना, तो बी और ई के बीच का एंगल बताइए कितना? तो सर 120. बी ये तो 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो 90 और 30 कितना 120, 120, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेंगे सब लोग, बोलिए। यस सर। तो आगे कर लेना सभी लोग सॉल्व, है ना। कल से शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्लियर। ये आपका छोटा छोटा 2 होमवर्क रह गया है, वो जरूर कर लीजिएगा सभी लोग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।